नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी के लिए एडुटेरिया का जो न्यू एडिशन अभी आपका लॉन्च किया गया है, इसका सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो इस बुक का आपका सेट नंबर 3 तक अपलोड कर दिया गया है। जो नए कैंडिडेट है, प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। फ्रेंड्स, कोशिश करना है आपको एक्यूरेसी के साथ सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेने का, और एक मौखिक टेस्ट के रूप में ही आपको लगाना है, ताकि आपको पता चले कि कितना आप एक्यूरेसी जो है मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देखेंगे तो आज का पहला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा ओडिशा की दीवानी कब प्रदान की, ये आपको पर पूछा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 अगस्त 1765 को किया है, तो सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तो देखिए, बीएसएससी ने इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर में कवर किया है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, ये जो है आपका कृष्णोदास पाल को कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा 17। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगर हम डेट की यहाँ पर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1848। ध्यान रखेंगे, हालांकि डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नहीं है यहाँ से रिलेटेड आपको, तो आपको याद रखना, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। अगला प्रश्न साथियों दिया गया है। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी है। साथियों, ये जो है नेशन इन मेकिंग पुस्तक की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखना आप सभी लोग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है, और इस प्रकार से ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताना है किस आंदोलन के पूर्व महात्मा गांधी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर दिया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सहयोग आंदोलन। तो साथियों याद रखेंगे, ये चीज़ें तब कहा गया था जब सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसके पूर्व कहा गया था। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो है जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिया तरंग की साथियों अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये मणिपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ये मणिपुर में हुआ था। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि मुसलमानों में शिक्षा प्रसारण के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में किया गया था। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, पटना युवक संघ की बात करेंगे तो 1927 में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों, अगर आपको पूछा जाता है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, पटना को पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, ये आपको पर पूछा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट याद होने चाहिए, तभी यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग क्लियर कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि आपको व्यक्तिगत आपको डायरेक्टली आप देखेंगे तो पूछा जाता है। जैसे फ्रेंड्स हम बात करेंगे चौसा का युद्ध, तो साथियों याद रखना कि जो आपके चौसा का युद्ध हुआ था ये आपका कब हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रहेगा, तभी आप क्या है कि इन सभी चीज़ों को जो है क्लियर आप बेहतरीन तरीका से आप लोग जो है कर पाएंगे। तो देखिए याद रखेंगे कि चौसा का जो आपका युद्ध हुआ था ये आपका 1539 में हुआ था। साथियों, अगर देवरा की युद्ध की फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे तो याद रखना ये आपका 1531 में आपका हुआ था। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर कन्नौज युद्ध की अगर हम बात कर लें तो ये आपका 1540 में हुआ था। ध्यान रखेंगे 1540 में। अगर हम बात करेंगे साथियों सरहिंद का युद्ध, तो सरहिंद युद्ध के बारे में आपको याद रखना है, ये 1555 में किया गया था। ध्यान रखेंगे 1555 में आपका किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं कि सबसे लास्ट में कौन सा युद्ध हुआ था। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, सरहिंद का युद्ध, यानी कि फ्रेंड्स आपका डी करेक्ट हो जाएगा इन सभी के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से आपको डेट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था।
बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस का आपको सामना करना है और क्वेश्चंस का लेवल कुछ भी रहे, लगातार आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर रखना है। क्योंकि आप देखेंगे तो बीएसएससी में क्वेश्चंस का आपका लेवल रहता है और जिस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे तो 12,000 अभी आपका सीट किया गया है, जिसमें कि फिर से आपका सीट बढ़ाने को लेकर के जो है लेटर आपका आ गया है। तो इसमें और भी आपका सीट ऐड होना है, जिसमें कि अच्छी खासी संख्या में आपको वैकेंसीज में जो है देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था, ये आपको पर बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने, यानी कि डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस हड़प्पा जो है हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला हुआ है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा से मिला हुआ है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, तो ये आपका जो है विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ध्यान रखिएगा विंसेंट स्मिथ ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा था, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन औसत है, ये आपको पर पूछा है। बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। औसत आपको कथन बताना है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक चोर दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की गई है। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस भरपूर करेंगे, ऑप्शंस देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा, डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि संविधान की कहा जा रहा है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई थी। बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो साथियों याद रखेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी कि बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ था, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग टोटल अगर आप लोग देखेंगे तो इस प्रकार से आपका टोटल आपका 131 आपका सीटें जो है आरक्षित है, जिसमें कि फ्रेंड्स आप गौर करेंगे तो क्या है कि जैसे कि लोकसभा की आपका क्या है कि जो है 545 सीटों में से आप देखेंगे तो जो आपका 84 सीट है, यानी कि आप 84 सीट देखेंगे तो अनुसूचित जनजाति के लिए आपका है, यानी कि आपका एससी के लिए है। इसके अलावा 47 सीटें आप देखेंगे तो अनुसूचित जनजाति के लिए है, ठीक है, यानी कि एसटी के लिए आप देखेंगे तो ये आपका 47 आपका है। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहा जा रहा है कि एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों देखेंगे तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जुड़ने के लिए जो आपका मिनिमम आयु रखा गया है ये आपका 65 वर्ष रखा गया है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि निम्नलिखित में कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पंचशील का सिद्धांत क्या नहीं था। सभी ऑप्शंस को आप पढ़िए पहले और फिर आपको डिसीजन लेना है राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए नाभिकीय निवारण ये पंचशील का जो है आपका भाग नहीं है या फिर सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है साथियों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को कहा जा रहा है कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935, 1999, 1909, 1892। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका साथियों ऑथेंटिक आंसर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है भारत यानी कि जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 आपका यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत आप देखेंगे तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में जो है सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि सदस्य कहा जा रहा है कि संसद सदस्यों की निर्वाहता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है, ये किनके द्वारा लिया जाता है। तो ये भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेते हैं, यानी कि डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा कहा जा रहा है कि सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। साथियों अम्ल वर्षा की बात करेंगे तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण से होता है जो कल कारखाने से आपका निकलता है। तो देखेंगे तो इसका जो है अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ये आपके कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये ओस्लो में किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर ये कहाँ से नहीं गुजरती है? तो साथ ही याद रखेंगे ये आपके महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, बाकी आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, ओडिशा से गुजरती है। तो इन सभी फैक्ट को याद रखेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है? शायद तो इंटरनेशनल मामले में देखेंगे तो बांग्लादेश हमारे भारत के साथ सबसे लंबी सीमा को साझा करती है। और प्रश्न हमारा कि कौन जो है अधिकतम सीमा को साझा करती है म्यांमार के साथ? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। शायद तो 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का जो है जनसंख्या घनत्व कम है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड्डी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन से याद रखेंगे आप सभी लोग। साथियों देखेंगे तो लगभग आप देखेंगे तो 60% क्वेश्चन आपका जो है बीएसएससी के तरफ से देखेंगे तो बराबर रिपीट किया जाता है। प्रीवियस ईयर को आप सभी लोग अवश्य एक बार जो है अच्छे तरीका से लगा लेंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, मंदाकिनी नदी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ये आपका अलकनंदा से संबंधित है, ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा भालकुंड। ध्यान रखेंगे भालकुंड जो नदी जलप्रपात है ये जो है आपका नर्मदा नदी पर नहीं है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। प्रश्न फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नंगल परियोजना से जलप्रपात है? बताइए राइट जल प्राप्त करता है। तो देखिए भाखड़ा नंगल परियोजना जो सतलज नदी पर अवस्थित है, आप देखेंगे साथियों तो इसी रिलेटेड बोला जा रहा है कि कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त करता है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और इसके अंतर्गत आपका राजस्थान आ जाएगा। आप देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यानी कि आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सामूहिक रूप से देखा जाए तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ये सभी जो है भाखड़ा नंगल परिषद से आपका जो है जल प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ? बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारत में आर्थिक आधार जो है कहा जा रहा है कि जो है उदारीकरण शुरू हुआ। डेट की दोस्तों बात करेंगे तो आप याद रखना है ये आपका 1991 में जो है भारत में आर्थिक उदारीकरण का शुरुआत किया गया। ऑप्शन में देखेंगे तो औद्योगिक लाइसेंस की नीति की वास्तविक बदलाव जो है आपका है बदलाव के साथ ये चीज़ आपका शुरू हुआ, यानी कि ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर समझिए बोला जा रहा है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ शुरू हुआ, ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए, ठीक है, और तथा उन्हें कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। तो आइए हम लोग इसको जो है कालक्रमानुसार व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो केयर दिया गया है, यानी कि आपका CARE दिया गया है। तो इसमें देखिए आपको सिंपली डेट आपको याद रखना है, एजेंसी है, इसका स्थापना वर्ष आपको पता होगा तभी आप इसको क्लियर कर पाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों CARE की बात करेंगे तो इसका स्थापना जो है 1993 में आपका किया गया था। इसके अलावा ICRA की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1991 में आपका किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो क्रिसिल आपको दिया गया है CRISIL, इसकी स्थापना देखेंगे तो 1980 आपका 7 में किया गया है। इस प्रकार से आपको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे तो 1990 आपका 1 आएगा, यानी कि दूसरा जो है आपका पहले आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है। नीचे दिए गए कूट का जो है कहा जा रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले आपका क्या आएगा तो 1987 आएगा, 1987 आएगा, यानी कि तीसरा आपका पहले आएगा। फिर आप देखेंगे तो आपका जो है 1991 यानी कि 2 आएगा और फिर आपका 1 आएगा। इस प्रकार से आपका जो है 321 देख लीजिए, 321 ऑप्शन आपका ए में दिया गया है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा, कौन सा आपका जो है सुमेलित नहीं है? तो आइए हम लोग देख लेते हैं। गोस्वामी समिति औद्योगिक दिया गया है, औद्योगिक ऋणता की समस्या, तो बिल्कुल आपका ये करेक्ट दिया गया है, सुमेलित है हमारा। जानकी रमन समिति दिया गया है, तो दिया गया है शेयर घोटाले की जांच पड़ताल, तो ये बिल्कुल आपका जो है जानकी जो है
रमन समिति के द्वारा किया जाता है। अगला देखेंगे तो दिया गया मल्होत्रा समिति, जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, बीमा क्षेत्र में जो है सुधार को लेकर के मल्होत्रा समिति की स्थापना किया गया है। आप देखेंगे तो दिया गया है तारापुर समिति, और कहा जा रहा है कि बैंकों में ग्राहक सेवा, तो फ्रेंड्स ये आपका जो है गलत दिया गया है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तारापुर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा से रिलेटेड आपको दिया गया है, जबकि आप देखेंगे तो ये जो आपका क्या है कि रुपये में जो परिवर्तन की शीलता है, इसकी सलाह हेतु जो है आपका ये जो है तारापुर समिति की आपका स्थापना किया गया है, जो आपका गलत है। यहाँ पर देखेंगे तो बैंकों में ग्राहक सेवा, ये आपका गलत है। तारापुर समिति की फ्रेंड्स बात करेंगे तो रुपयों में जो परिवर्तनशीलता की जांच होती है, ये तारापुर समिति के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्सरी सेक्टर में सम्मिलित नहीं है। बताइए तृतीय सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या आपका नहीं आता है। तो आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका जो है व्यापार और परिवहन दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, आप सभी लोग इसको अटेम्प्ट भी लेंगे। तो बताइए आप लोग जो है तृतीय सेक्टर में आपका क्या नहीं है। तो देखिए व्यापार और परिवहन जो कि हमारे तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। आप देखेंगे तो नेक्स्ट दिया गया है कि परिवर्तन एवं संचार, बैंकिंग, सीमा, बीमा, ये सभी हमारे जो है टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। वानिकी और जो है दिया गया यहाँ पर आपका मस्तिष्की दिया गया है, ये साथियों आपका जो है द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका तीसरे के अंतर्गत आपका नहीं आता है, तो डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। भारत सरकार का राजकोषीय नीति का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं। दिया गया पूर्ण रोजगार, जो करेक्ट है हमारा। दिया गया मूल्य स्थिरता, बिल्कुल करेक्ट है। अंतरराज्यीय व्यापार का विनिमय करना, ये आपका गलत है। अगला देखेंगे तो धन तथा आय का जो है न्यायोजित करना, वितरण, ये सभी फैक्ट आपका करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हमारा गलत दिया गया ऑप्शन सी में, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। साथियों प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। खाद्य प्रबंधन का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा खाद्यान्नों का निर्यात करना, ऑप्शन सी डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचांक को जारी करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय आपका हो जाएगा, यानी कि सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि भारत के बजट में किस वर्ष कहा जा रहा है कि वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत किया गया था। 35 का आप देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2013-14, ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है की शुरुआत कब की गई थी। साथियों याद रखना कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये जो है खेल प्रशिक्षण क्षेत्र के दिया जाता है, और इसकी जो शुरुआत है 1985 से किया गया है। डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि आकाश दीप पुस्तक के लेखक कौन है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका फिक्स है, आकाश दीप पुस्तक से रिलेटेड आपका ध्यान रखेंगे। जैसे आप देखेंगे तो आकाश दीप पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको ऊपर बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन आपका बी में दिया गया। ये सभी क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका रुड़की में है, ये करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका रुड़की में है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी। साथियों आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट भी किया गया है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सा है, तो ये आपका आलम आरा है। और फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि इसकी जो है कब इसकी जो है बोला जा रहा है कि प्रदर्शन हुआ था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1931 में हुआ था, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समय हमारा दिया गया है, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। 13,07,25,310 आपका हो जाएगा, बी हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया है। 2023 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नरगिस
मोहम्मदी को दिया गया है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रति वर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रति वर्ष किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। WEF के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखेंगे WEF के द्वारा किया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि एकता सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये भारत और जो है मालदीव के बीच किया गया है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम या विषय क्या है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस, इसका मेनली थीम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रो फूड नॉट तंबाकू, ध्यान रखेंगे ग्रो फूड नॉट तंबाकू, ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों विशेष खेल जो है प्रशिक्षण के क्षेत्र के लिए जो है क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, और ये जो है आपके कबड्डी से संबंधित है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि जो है 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 46 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो जो दरोगा का एग्जाम आपका हुआ था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हुबहू क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल खिताब किसने जीता है, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये आर्यना जो है सबालेंका ने जीता है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो रिसेंटली अभी ओडिशा के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है। दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन सा देश बना है। तो अभी रिसेंटली मिस्र बना है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा GSLV F-12 के द्वारा, द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोरेक्स की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका सोडियम का है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, कणों को उसके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करें। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे अगर मैक्सिमम ऑफ वेलोसिटी की बात करेंगे, सबसे कम पहले अगर हम बात करेंगे तो पहले नंबर पर हमारा जो है अल्फा आएगा। अल्फा साथियों देखेंगे तो ऑप्शन आपका जो है दो ऑप्शंस में आपको दिया गया है, फर्स्ट और जो है आपको फोर्थ में दिया गया अल्फा कण, फिर आपका न्यूट्रॉन्स आपका आएगा, अल्फा कण, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और फिर हमारा इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है श्यानता का गुण पाया जाता है। श्यानता विस्कस पदार्थ में पाए जाते हैं, तो ये द्रव एवं गैस दोनों में हमें जो है श्यानता का गुण देखने को मिलता है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। साथियों याद रखेंगे आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग आप सभी लोग अगर देखेंगे आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो 20 से 120 दिया गया है, तो रेंज में दिया गया है, तो बिल्कुल आप लोग लगा सकते हैं। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कहा जा रहा है कि ऑटो वाहनों में इलेक्ट्रोलिक कहा जा रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। तो देखिए जो हमारा हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है ये पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग काम करता है। बंद द्रव पर किसी भी भाग पर डाला गया दाब समान रूप से संचरित होता है, जिसे हम लोग पास्कल कहते हैं। पास्कल को PA के द्वारा डिनोट करते हैं। दाब का जो SI मात्रक होता है ये पास्कल होता है। इसी पास्कल को हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स अदिश राशि की बात करेंगे तो ये आपका द्रव्यमान हो जाएगा। द्रव्यमान में किसी प्रकार का डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होते हैं, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कहा जा रहा है
कि निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिभ्रमण के कारण से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। जबकि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये केपलर के द्वारा कहा गया था। तो इतने पॉइंट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि सुमेलित कीजिए। तो आइए हम लोग इसको जो है सुमेलित करते हैं। सभी ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। फ्रेंड्स आपका जी मार्कोनी के द्वारा आप देखेंगे तो रेडियो का आविष्कार किया गया था, तो एक के साथ चला जाएगा। J.L. बेयर्ड दिया गया है, तो साथ ही J.L. बेयर्ड ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था, ये आपके 2 के साथ चला जाएगा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की दोस्तों बात करेंगे तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था। थॉमस एल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और सिंपली आपको यहाँ पर जो है कूट का मैच करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें देखने को मिला है, तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न में यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस भरा होता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट क्या है कि फुल लेंथ प्रैक्टिस या फिर जो है बीएसएससी के लिए बेहतरीन तरीका से नोट्स प्लस आप देखेंगे तो टॉपिक वाइज आपका सारा चीज़ आपका जो है जो भी आपका टॉपिक बीएसएससी के अंतर्गत कवर किया जाता है या फिर जो भी आपके अलग अलग इंस्टीट्यूट पटना में आपके चलते हैं, अलग अलग संस्थान में टारगेट बैच हो या फिर मेरी टीम के द्वारा जितने भी क्वेश्चन आपका प्रिपेयर किया जा रहा है, सिलेक्टिव क्वेश्चन टू द पैटर्न और टू द पॉइंट आपका प्लस फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट और जितनी भी आपके मार्केट में बुक हैं इन सभी का कंप्लीटली बुक पीडीएफ प्लस डेली बेसिस पर आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपका बीएसएससी के लिए ये कंप्लीटली आपका ग्रुप पर चल रहा है। तो जो कैंडिडेट ऐड होना चाहते हैं इस नंबर पर आपको सिंपली एसएमएस या कॉल करके आपको इंक्वायरी ले लेना है। 41 आपको पेमेंट करके इसके अंतर्गत आपको ऐड होना है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो काफ़ी आपको जो है बेहतर तरीका से गाइडलाइंस के तहत सारी चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाता है। नोट्स आपको टॉपिक वाइज मिल जाता है, सब्जेक्ट वाइज मिल जाता है, सेशन वाइज आपको मिल जाता है। मतलब ऑल ओवर देखेंगे तो बीएसएससी के लिए स्पेशल चल रहा है। तो जो कैंडिडेट इसमें ऐड होना चाहते हैं तो कॉल करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे बीएसएससी लिख करके, तो आपको बैनर मिल जाएगा जिसमें कि आप देख पाएंगे क्या क्या चीज़ें आपको जो है प्रोवाइड आपको किया जाएगा, जो कि आप बेहतरीन तरीका से बिल्कुल आप क्लियर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हवा में केवल गुब्बारा तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम होता है। तो ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की इस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा। तो देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है, इमेज आपका बनता है, ये काल्पनिक और आपके जो है वास्तविक दोनों बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो केवल आपका काल्पनिक बनता है। तो लेकिन इसमें फ्रेंड्स आपका कंडीशन है, अवतल दर्पण सपोज दैट ये आपका है, यहाँ पर आपका पी, यहाँ पर आपका एफ, यहाँ पर आपका सी होता है। जब भी वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है ये आपके काल्पनिक होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच रखा जाता है, यानी कि हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कहा जा रहा है कि परिपथ में धारा क्या है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको रेसिस्टेंस दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। आप यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर अगर दो को अगर सॉल्व करते हैं, सपोज दैट कि आप इसको और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका जो है सीरीज में आपका हो जाएगा। और फिर आपको जो है या तो फिर दो को आप जो है सॉल्व करके आप इसको पैरेलल में इसको ला सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है इसको सिंपली कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ से और यहाँ से आपका सीरीज में दिया गया है, तो दो आपका 4 ओम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, 4 ओम आपका हो गया। अब ये दोनों अगर आप इसको सीधा करते हैं तो ये आपका जो है समांतर में हो जाएगा। समांतर में जब हो जाएगा तो 1/4 प्लस 1/2 करके कैलकुलेट करना है, जो हमारा फॉर्मूला होता है 1/r बराबर। तो इसको आपको जो है सिंपली इसको कैलकुलेट करना है। फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे तो r इक्वल टू जो आपका आंसर निकल करके आएगा ये 1.5 एम्पियर आ जाता है। तो आप सभी लोग इसको जो है सॉल्व कर लेंगे तो 1.5 आपका आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आप निकाल लेंगे यहाँ पर r बराबर आप निकालेंगे तो जो भी आपका आएगा निकाल लेना। v बराबर आपको दिया गया है 2 वोल्ट दिया गया है। अब देखिए v बराबर हमारा फॉर्मूला होता है IR, ध्यान रखेंगे v इक्वल टू IR होता है, जिसमें कि v का मान रखेंगे, r का मान रखेंगे, I आपका 1.5 आ जाएगा। तो इतना आप सभी लोगों को खुद से कैलकुलेट करना है। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है। प्रश्न में हमारा देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। मोमबत्ती को हवा में जलने पर कौन सा उत्पाद नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। बाकी देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, कलिक के रूप में कार्बन निकलते हैं। तो ये सभी हमारा करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि दांतों के इनेमल कहा जा रहा है कि में कैल्शियम फास्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति, बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो दोस्तों इसकी प्रकृति होता है आपका क्षारीय, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमारे बॉडी का सबसे कठोरतम भाग
एनामेल होता है जो हमारे दांत का जबड़ा होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। सभी धातु उत्तनी होती है, तो सभी धातु की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो उत्तनी होती है, क्या करेक्ट है? बिल्कुल आपका गलत है। क्योंकि आप देखेंगे तो जैसे कि मान लिया जाए कि कुछ आपके धातु है जो कि इलास्टिसिटी के गुण को रिप्रेजेंट नहीं करती है, तो इस प्रकार से आपका गलत हो जाएगा। ऑथेंटिक देखिए डायरेक्टली आंसर को अगर हम लोग पकड़ें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्यतः धातुएं जो है तनी होती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, जो बिल्कुल आपका सटीक है। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव है ये आपको पर बताना है। तो देखिए आपका रिक्तिका हो जाएगा, रिक्तिका जो है फ्रेंड्स आपका ये आपका निर्जीव है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से किसे कोशिका के केंद्र जो है कहा जा रहा है कि किसी कोशिका के कोशिका द्रव्य का भाग नहीं माना जाता है, तो बताइए निम्नलिखित में से किसी कोशिका के कोशिका द्रव्य का भाग नहीं माना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक, बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है धमनी और शिरा में रक्त का पीएच होता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों जो हमारे शिरा होता है इसमें अशुद्ध रक्त का प्रभाव होता है, जबकि धमनी में शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त का जो है प्रभाव होता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो शिरा में अधिक और धमनी में आपका कम होता है। क्योंकि आप धमनी में देखेंगे दोस्तों कदर की पीएच क्या होता है ये आपको हमारा पूछा है। तो देखिए पीएच की अगर हम बात करेंगे तो धमनी और शिरा में रक्त का जो है पीएच क्या होता है ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा शिरा में अधिक और धमनी में जो है कम होता है पीएच, यानी कि सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में साथियों देखेंगे तो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश, समुद्री घोड़ा। देखिए अगर वास्तविक आप मछली देखेंगे तो समुद्री घोड़ा मछली है, बाकी जितने भी ऑप्शंस दिया गया ये सभी आपका जो है मछली नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग ये किया गया था बारबरा मेलिंगटॉक के द्वारा किया गया था, मेलिंगटॉक के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व का सही क्रम है, बताइए। सबसे अधिक अगर मानव बॉडी में आप देखेंगे तो हमारा पहले नंबर पर जो आता है ऑक्सीजन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन आपका पहले होगा, फिर आप देखेंगे दोस्तों तो ऑक्सीजन के बाद हमारा जो है कार्बन आता है, ठीक है, कार्बन आता है। कार्बन के बाद आप देखेंगे तो हमारा हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन के बाद आपका नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के बाद हमारा जो है कैल्शियम आता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है ये आपको पर पूछा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन फल को पकाने वाला हार्मोन है, ये बिल्कुल गलत है। ऑक्सिन जो हमारा होता है ये पौधे की वृद्धि को बढ़ाने के लिए योगदान करते हैं ऑक्सिन, जबकि जिब्रेलिन्स की बात करेंगे, एब्सिसिक एसिड की बात करेंगे तो ये सभी जो है वृद्धि रोधक हार्मोन होते हैं, तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन में शामिल है। देखिए वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति होना, यह आपका जो है रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत शामिल होता है, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जंग एक मिश्रण है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जंग एक मिश्रण है, तो जंग अगर देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरस ऑक्साइड और आपका जो है फेरस हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है, यानी कि आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है स्मॉग किसका उदाहरण है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। जो हमारा स्मॉग होता है ये किसका उदाहरण है फ्रेंड्स, ये आपको पूछा है। हवा में बिखरी बर्फ, हवा में बिखरा पानी, हवा में बिखरा धुआं, हवा में बिखरा धुआं और पानी। तो देखिए स्मॉग की बात करेंगे तो हवा में बिखरा हुआ धुआं और पानी है जिसे हम लोग कहते हैं स्मॉग। स्मॉग किसका उदाहरण है, हवा में बिखरा हुआ धुआं और पानी का मिश्रण स्मॉग कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया इसमें कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, साधारण जल, जलता हुआ जल, समुद्री जल, आश्वित जल। तो देखिए कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है ये आपको पर बताना है। 75 का आंसर बताएंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्री जल। समुद्री जल विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, चूंकि इसमें आप देखेंगे तो NaCl की मात्रा होती है और जिसमें भी सोडियम क्लोराइड होता है
ये विद्युत धारा का फॉलो करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आपका इस सेशन में दिया गया था 75 क्वेश्चन आपका, इसका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट अगर आप सभी लोग लगाना चाहते हैं तो आपको ग्रुप से ऐड होना है, जिसमें कि कंप्लीटली आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट ऑल ओवर आपके बीएसएससी के लिए जो है सारे मटेरियल्स वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। किसी भी तरह का आपको डाउट या संशय नहीं होगा। आप सभी लोग इस पर कॉल या मैसेज करके जो है ग्रुप में आप सभी लोग ऐड हो सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।